दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी सीटों पर वोट कास्ट हो गए हैं फाइनली, और फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन की वोटिंग परसेंटेज के संदर्भ में आज दोपहर तक आने की उम्मीद है, जैसा कि सत्य हिंदी के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही साहब ने बताया। अमूमन से पहले मैं एक चीज़ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक डाटा आए हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, तो ऑलरेडी उस पर विशेषज्ञों की एनालिसिस चालू हो गई है। पर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक आम नागरिक के तौर पे आप हमारी भी कुछ सुन लीजिए। जनरली मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1-2% का जो भी वोटिंग परसेंटेज में शिफ्ट होता है वो कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। 1-2% कम वोटिंग तब हो सकती है कि मान लीजिए तीज त्यौहार स्टेट में हो, लोग उसमें बिजी हों, या बड़े पैमाने पर शादियाँ हो रही हैं, लोग आवाजाही में व्यस्त हों। 1-2% इसलिए भी इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन मेहनत करता है कि दिन प्रतिदिन वोटिंग इंक्रीज हो, तो उसका भी चीज़ दिख सकता है। कभी कभी 1-2% अन्य किसी भी रैंडम कारणों से हो सकता है, क्लाइमेट इत्यादि से, या बहुत से रैंडम कारण लोकल लेवल पे एक ही तरफ हो सकते हैं, जिसको एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते हैं। तो 1-2% से कोई आप बहुत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अमूमन जो थ्योरी ये आती है कि जनरली 4% प्लस की जब वोटिंग जब ऊपर हो जाती है तो एक सत्ता विरोधी लहर को समझा जाता है। इसी तरह जब दूसरे साइड में भी ये 4% के ऊपर जब ये दिखता है, तो कहीं ना कहीं जब ऑप्शन नहीं होता, सत्ता से नाराज़गी है, तो वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन दिखता है। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी भी एक अपनी रेंज है, और वो ग्राउंड में प्रैक्टिकलिटी, हकीकत पॉलिटिक्स की क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी एक बहुत डोमिनेटिंग फिगर मान लीजिए, जैसे गुजरात इलेक्शंस के जब आप पैटर्न देखेंगे तो वहाँ मोदी जी का जो अपना एक इफेक्ट आ रहा था, तो वहाँ पे आप स्टैटिस्टिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट शायद ही कर पाएँ। कभी कभी कोई राज्य अगर कोई विशेष घटना से वो गुजर रहा होता है, तो इसके कारण भी जो अगले इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ड्रास्टिकली बहुत ऊपर या बहुत नीचे दिख सकता है। सौभाग्यवश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थितियां नहीं हैं, और ना ही जो भी 5 राज्य जा रहे हैं उनमें किसी में भी इस तरह की स्थितियां एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हैं। एक बात जो और चीज़ वो बोलने की है, जो सबसे ज़रूरी है, कि 4% प्लस का वोट या उससे नीचे का वोट ये और बड़ा ये दिख सकता है अगर जो वोट परसेंटेज है पिछले साल का बेस ईयर वो लोअर रेंज में हो। बहुत लोअर रेंज में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब तो और बड़ा दिखेगा। मान लीजिए कि जैसे 60% की वोटिंग पिछली बार हुई है, तो अगर सत्ता विरोधी लहर है तो ये 4% के ऊपर ये 7%, 8% का भी डिफरेंस आप दे सकते हैं। जी हाँ, वोटिंग परसेंटेज जो है वो 67-68% भी देख सकते हैं, 60% से ऊपर, या क्या पता कहीं 70 भी देख लें। तो ये डिपेंड करता है कि बेस कहाँ है। लेकिन आप अगर यही सत्ता विरोधी लहर को आप हायर परसेंटेज बेस पर देखें, तो पिछले साल ऑलरेडी जो है वह 75% वोटिंग, जैसा कि मीडिया से खबरों से आ रही है, मध्य प्रदेश में हो गई थी। तो आप सोचिए कि हम उसी चीज़ को देख लें, 4 से 5% इजाफा अगर कम से कम देखें, तो क्या 80% मतदान होना चाहिए अगर सत्ता विरोधी लहर है, अगर है तो, या वही बेस का कोई इफेक्ट ही नहीं है, विरोधी लहर है तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या 80% से और ऊपर चला जाएगा? प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हाई बेस पे इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर को महज परसेंटेज पॉइंट्स के जरिए रीच करना, वोटिंग परसेंटेज में जो आता है उसके जरिए रीच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए 75% से ऊपर वोटिंग हो जाना ही, रिपीट हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उसके आगे अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत और इम्प्रूव हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन का इफेक्ट हो सकता है, या स्वयं सत्ता का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया है,
वो भी कुछ दिख सकता है। लेकिन फिर 4% की जो थ्योरी आपने ली है वो 4% तक नहीं रहेगी। एक्चुअली में 2-3% का भी चेंज यहाँ पे बहुत मायने लगता है और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लहर को दिखा सकता है। अब फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन की क्या रहती है वो देखने की बात रहेगी। लेकिन आप 80% जो लोग सत्ता परिवर्तन कांग्रेस के लिहाज से जो अगर वो सोच रहे हैं सत्ता परिवर्तन की लहर है तो 4% या उधर होनी ही चाहिए, 80% की वोटिंग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी एनालिसिस वो गलत है या कमी है या उसमें और भी लोग जानकार हैं, तो कहीं ना कहीं उससे नीचे भी अगर क्या बोलते 2-3% भी बढ़ता है, 2 से 3% भी बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये चीज़ें मुझे जाती दिखेंगी। खैर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप ज़्यादा रीड नहीं कर सकते हैं, तो मोटिवेशन भी आप रीड कर सकते हैं। मान लीजिए लाडली बहना स्कीम है इत्यादि है, ये सब भी आप रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पिछले एग्जाम्पल पे ही जाते हैं। मान लीजिए 60 से 67% हो गया, सत्ता बदल भी गई, तो उसके बाद मान लीजिए जो भी 2-3 परसेंटेज पॉइंटों का चेंज आता है, कभी कभी 4 परसेंटेज पॉइंट का भी, तो वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन जो बढ़िया वर्क कर रहा है उसके कारण भी लोअर बेस में अभी भी मान लीजिए हैं 70 के नीचे ही है, मीडियम की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो सत्ता का परिवर्तन के बाद है, लोग संतुष्ट हैं, तो वो भी ऐड हो सकता है। तो जाते जाते 2013 में बताते हैं कि करीब करीब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्या पता मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप सही कर दीजिए, 70% के करीब वोटिंग एमपी में देखी गई थी। लेकिन अब बेस हाई हो गया है। अब इस बेस हाई में आप फिर भी अगर 5% का डिफरेंस देख रहे हैं 2018 में, मतलब 75%, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलर रिजीम शिवराज सिंह गवर्नमेंट का चला 10 साल, अब उसमें आप सत्ता परिवर्तन को पढ़ पा रहे हैं और सत्ता वास्तव में बदली। उसमें कुछ फैक्टर इलेक्शंस में हाई वोट जो फैक्टर हैं, इलेक्शन कमीशन इत्यादि का सहूलियत है, फैसिलिटीज़ हैं, उसके कारण भी ऐड हो सकता है। लेकिन एक चंक गया जो वास्तव में जिसने सत्ता बदली, क्या वो कंप्लीट हो चुका है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, एक जो मध्य प्रदेश में पेक्युलियरिटी ये है कि 2018 में जो जनमत दिया गया वो बीच रास्ते, वो जनमत जो है जोड़ तोड़ से वो बीच रास्ते पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लेवल में बदल लिया। तो वो जो नई गवर्नमेंट आई वो 3 साल चली, जो पुरानी गवर्नमेंट थी 1.5 साल, वो उसके बारे में लोग एसेस भी नहीं कर पाए। क्या पता शुरू में तेज काम किया हो तो पॉजिटिव इमेज में हो, तो क्या अभी भी नाराज़गी उस जो सत्ता बदल गई, जनमत जो रास्ते में बदल गया, क्या उसका भी इफ़ेक्ट अभी बाकी है? तो अगर तो बेस, तो ये वास्तव में क्या बेस ईयर जो चालू हो रहा है कांग्रेस के लिहाज से वो 2018 नहीं बल्कि 2013 का चालू हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर वो नाराज़गी बाकी है तो जो वोटिंग परसेंटेज 75 के ऊपर जो भी जाता है, 1% के ऊपर जो भी जाता है, तो वो कहीं ना कहीं 1% हम किसी अन्य कारण में ले सकते हैं, लेकिन हाई बेस है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐड कर सकता है। आप समझ सकते हैं, अगर मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ तो आप समझ लीजिए, आप भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं नाराज़गी उसको ऐड कर रहा है। तो कांग्रेस इसलिए ऑप्टिमिस्टिक देख सकती है अगर 2013 के बेस ईयर को मानती है। 2018 के बेस ईयर को ही माने और हाई बेस को ही माने और कुछ एडिशन हो, तब भी इस हिसाब से चीज़ें अगर 2-3% होती हैं तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगी। उधर शिवराज सिंह चौहान साहब की लाडली बहना योजना अंतिम के दिनों मीडिया में रही काफ़ी चर्चा में। अगर उसका इफ़ेक्ट है तो जो भी हल्का सा 75% के ऊपर आप देख रहे हैं तो वो उनके फेवर में जाएगा। लेकिन किसी एक स्कीम के बलबूते चीज़ें पॉजिटिव वे में चली जाना हल्का से भी, तो मुझे ये थोड़ा सा समझ में कम आता है। किसी एक जब खासकर स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि वो टारगेटेड ना हो। ऑलरेडी लाडली बहना स्कीम में आधी महिलाएं हैं, जैसा कि मीडिया पे वरिष्ठ पत्रकार सत्य हिंदी पे संजीव श्रीवास्तव जी बताते हैं कि आधे लोग उस पर एक्सक्लूड हैं। तो यहाँ पर अगर फुली टारगेटेड स्पीड लगभग हो, जैसे गहलोत सरकार बहुत मतलब ऐसी क्रांतिकारी हो जिसका जवाब ही ना हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अशोक गहलोत जी की जो चिरंजीवी हेल्थ स्कीम 25 लाख रुपए तक का बीमा,
मैं तो कहता हूँ ऐसी स्कीम अगर हो जाए तो और सारी स्कीम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में पैसा जा कहाँ रहा है, हर जगह जा रहा है। छोटी छोटी बीमारी में वो डॉक्टर के पास जा रहा है। जब डॉक्टर ही किससे और मेडिकल और दवाइयाँ, ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स सर्जरी इसकी सुविधा हो जाए तो बाकी तो लोग स्वयं खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा टेंशन तो यही चीज़ होती है। तो खैर, तो लाडली बहना स्कीम वैसे भी क्या बोलते हैं, इलेक्शन के पूर्व जस्ट चालू की गई है, शुरुआत से नहीं चालू की गई है। 6 महीने लगभग इसमें रहते हैं। 2-3-4 किस्तें आई भी हैं। उसमें भी जैसा कि सवनगर साह के और विद्वान बताते हैं कि कई जगह आदिवासी रीजन, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर है, आदिवासी रीजन में कुछ कागजों के कारण शायद कम पहुंची हों। ये नेचुरल सी बात है, इसमें कोई गवर्नमेंट की वो बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस स्कीम का जो इफ़ेक्ट होगा, और वो होना चाहिए किसी भी स्कीम का, वो एक्चुअली में होता है फ्लोटिंग वोटर पे होता है। फ्लोटिंग वोटर में भी अगर ये आधे को ही कवर कर रही है तो वहाँ पे आप कितना रीड कर पाएंगे। और आइडियोलॉजी के हिसाब से, अन्य फैक्टर के हिसाब से जो लोग जहाँ वोट कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। कई बार स्कीमों में, कई बार जब चालू होती हैं, तो जब स्कीमों में चालू होती हैं तो पता लगा कि जिस भी सरकार, जिस भी पार्टी की रहती है, तो ना चाहते हुए भी कई बार जो कार्यकर्ता लोग होते हैं या पार्टी से रिलेटेड लोग होते हैं या जो तबका उनको वोट कर रहा होता है, सेक्टर, कास्ट वगैरह, वहाँ ज़्यादा फॉर्म बढ़ता है, इंथुजियाज्म भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो स्कीम का थोड़ा बेनिफिट उधर भी ज़्यादा पहुँच जाता है, ना चाह कर भी। तो ये सब फैक्टर देखते हुए लाडली बहना का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही मैं लिमिटेड देखता हूँ। अब आते हैं फाइनली, अगर शिवराज सिंह गवर्नमेंट जो स्टेटस को चेंज हुआ मध्य प्रदेश से, अगर उससे लोग संतुष्ट ही हैं, मान लीजिए कि ठीक है, चलिए सरकार ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक काम किया, ठीक है, सब कुछ काम किया, तो मेरे हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज आनी चाहिए वो 75% या उससे हल्का सा स्लाइटली 1-2% नीचे ही रहती, कि भाई गवर्नमेंट सही है। तो बहुत लोग इसमें थोड़ा आलस भी कर जाते हैं। तो ये वोटिंग परसेंटेज होती मेरी एनालिसिस के हिसाब से 73 से 75 के मध्य। तो इन स्थिति में तो कहने का मतलब है कि अब बहुत केयरफुल स्टडी की ज़रूरत है। हर लोग अपने पक्ष में पढ़ सकते हैं, अपने अपने जो भी उनकी, जो आम लोग हैं सोशल मीडिया पे, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट तो ज़्यादातर होते नहीं हैं, तो अपने अपने हिसाब से पढ़ें। लेकिन जो मेन फिगर पढ़ी जा सकती है कि वास्तव में सत्ता है या बदली जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप लीजिए, वो फिगर है यहाँ पर, क्योंकि बेस जो है वोटिंग परसेंटेज का ऑलरेडी हाई है। तो वो है रूरल अर्बन डिवाइड का, डिपेंड करता है कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज में वोटिंग का डिफरेंस क्या है और किस हद तक है, और वो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले वो डिफरेंस कितना बड़ा है, कितना घटा है, और बेस के साथ उसको स्ट्रेटेजिकली मॉडरेट करने की भी आवश्यकता होगी। जो अभी तक कल पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का जो वीडियो सुन रहा था, और बहुत ही काफ़ी अच्छा वीडियो मुझे लगा, काफ़ी टेक्निकली उन्होंने समझाया भी और ग्राउंड से चीज़ों रिलेट करने की भी कोशिश की। तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, चाहे ये एमपी में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। मे भी इलेक्शन कमीशन के फाइनल फिगर इसके अदरवाइज दूसरी चीज़ बता सकते हैं, वो अभी आने की बात है। तो रूरल एरियाज में अगर ज़्यादा हुआ है तो रूरल एरियाज में वोटिंग होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं या आदिवासी लोग हैं, SC/STs के लोग हैं, पिछड़ा जो तबका है, उनका वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है या बढ़ा भी है। तो यहाँ पर अगर अर्बन एरियाज़ में अगर बीजेपी अर्बन एरियाज़ को उनसे ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई मतलब ये मैग्ना कार्टा नहीं है, लेकिन वहाँ वोटिंग कम हुई है। और रूरल एरियाज में अगर हम कांग्रेस को ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें रीड कर सकते हैं, चाहे एमपी में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। भले ही वोटिंग परसेंटेज स्लाइटली 75 के ऊपर या नीचे, इसी तरह छत्तीसगढ़ में जो भी वोट है उधर ऊपर नीचे जो भी हुआ हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने ग्रामीणों पर ज़्यादा फोकस किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ से अगर मैं अमूमन सुनता रहता हूँ कि किसानों पे जो धान खरीद में जो उन्होंने 5 साल लगातार काफ़ी अच्छा पेमेंट किसानों को दिया है, और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से गोबर की खरीदारी हो 2 रुपये में या अन्य चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं वो उसके मोटिवेशन के भी तौर पर रूरल एरियाज में आप वोटिंग को देख सकते हैं। और चूँकि छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट रिपीट हो रही, तो इनकम्बेंसी के इफेक्ट के कारण वोटिंग परसेंटेज शायद इतना, अगर गवर्नमेंट रिपीट ही होनी है तो शायद और बदली नहीं जा सकती है, तो वोटिंग परसेंटेज शायद उतना चेंज ना हो या थोड़ा कम भी हो या इधर हो, तो कुछ जैसा की चीज़ है। तो वहीं अगर शिवराज सिंह गवर्नमेंट या बीजेपी सपोर्टर या लोग अगर ये मानते हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बहुत काम किया है और उनकी स्कीम्स में है वास्तव में ग्राउंड में, तो रूरल एरियाज में अगर ये इफेक्ट दिख रहा है तो इसको इस हिसाब से चीज़ें लोग समझ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं भाई स्पष्ट रूप से कई वीडियो बताऊँ कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और उधर मतलब व्यू रखता हूँ, तो लेकिन जो मैं रीड कर पा रहा हूँ अभी तक के पूरी एनालिसिस से, वो ये रीड कर पा रहा हूँ कि इस हाई बेस का फिर से रिपीट हो जाना, और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यवश जो शांत प्रदेश है और इलेक्शन हमेशा शांतिपूर्वक है, हिंसा की खबरें आ जाना, एक शायद एक उसमें मर्डर भी हो गया, मुकदमे भी हो गया है, इन सब खबरों के बीच में भी इतना हाई वोट परसेंटेज रिपीट होना और रूरल अगर एरियाज में अर्बन से अच्छा वोटिंग परसेंटेज शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर आने की उम्मीद है। और बेस ईयर अगर 2013 को ही रखें, अगर लोगों की मेमोरी 3 साल में बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ये मार्जिन कहीं ना कहीं ये 5% प्लस का या 6 से 7% 2013 के मुकाबले 8% तक भी चला गया। तो जैसा कि राहुल गांधी जी साहब बोल रहे हैं कि 140 और 45 प्लस, तो उसी तरफ चीज़ें जाने की चीज़ें जा सकती हैं या उससे हल्का सा ऊपर भी जा सकती हैं क्योंकि उनके पास खुद के पार्टीज के सीड वाइज अपने इंटरनल सर्वे भी होते हैं और सबसे ऊपर के लीडर, और जहाँ तक उनकी आदत वो जल्दी बोलते नहीं हैं। और एक जो दूसरी और जो पॉइंट्स जो क्लियर हुए वो ये हुए कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो लीडरशिप में था, शिवराज जी चौहान पे ही अगर बीजेपी को बिलीव करना था, उनकी पॉलिसीज़ पे, लाडली बहना इत्यादि का, तो उनको और थोड़ा पहले लॉन्च करना था, इस तरह की और एक आध स्कीमें हो जाती। प्लस शिवराज सिंह चौहान जी को मज़ेदार में न सोम पार्टी छोड़ती, वो उन पर पूरी तरह से फोकस ही रहती। और जो उन्होंने, जैसा कि राजनाथ सिंह कहते हैं कि वो लेट फिनिशर हैं, तो यहाँ पे वो लेट फिनिशर भी साबित हो जाते, उनमें भी शायद वो बीजेपी को मेरे लिहाज से फाइट में पूरी तरह से या गवर्नमेंट रिपीट भी कर सकते थे, अगर वहाँ पे जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्ट्री और सेंट्रल लीडरशिप पूरा तरह से मदद कर रहा है बीजेपी की, तो उस हिसाब से अगर वहीं पे बैक किए होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिल गई और जो 2 संभावित थे, सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार जी के बीच में, कि दोनों अलग अलग रीजन्स अपने अपने मुख्यमंत्रियों के लिए वोट किए, तो बीजेपी ने यहाँ इसको रीड किया था। तो इसीलिए यहाँ कई मुख्यमंत्री दावेदार उन्होंने पेश कर दिए। यहाँ से उनके सामने प्रैक्टिकलिटी ये थी कि रीजन्स, यहाँ मध्य प्रदेश 4 अलग अलग रीजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए एक एक रीजन से उन्होंने ये दे दिया। तो ये, लेकिन जो भी ये 6-7 लोग कर दिए, तो उसने जो उनको बेनिफिट हो सकता तो उसके जगह कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। राज्य के हिसाब से अगर ये चीज़ें, अगर आप क्लियर फिगर नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो मत दीजिए बिल्कुल, या सिंबल पे लड़िए, और अगर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ने भी स्थितियाँ इनडिटरमाइन बीजेपी के लिहाज से लीडरशिप के हिसाब से कर दी। वही स्थिति दुर्भाग्यवश, वही स्ट्रेटजी राजस्थान में चल रही है। अब कोर्स करेक्शन वो ज़्यादा कर भी ना पाएंगे या कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रमोशन हो गया है कि फिर से वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जाना मुश्किल हो पाएगा। जहाँ तक सिंधिया जी का बयान है कि वो लीडरशिप में नहीं है मुख्यमंत्री की रेस में, तो वो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही है, जैसा कि अजीत अंजुम जी के जो ग्राउंड सर्वे और जो रंजन जी के सर्वे हैं न्यूज़ 24 वाले, और जो उनका यूट्यूब चैनल, कि वहाँ पर
एक टफ फाइट मुझे दिखती है, वो बूथ वाइज दिखती है। और जिन भी बूथ में या तो फिर उनको ही वोट ज़्यादा पड़ेंगे या दूसरे बूथ पे जिस हिसाब से जाति समीकरण है वहाँ उधर ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बीजेपी में सबसे अच्छी मुझे दिखी कि वहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता और बूथों पे उनकी मौजूदगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले कहीं अधिक दिखी। लेकिन इलेक्शंस जो होते हैं वो जनता के रुख पे होते हैं, और आप तो वास्तव में कार्यकर्ता और पार्टी और मनी पावर ये सब नहीं, लोग पैसे जो क्या बोलते हैं खाते पीते कहीं है, वोट कहीं देते हैं। कार्यकर्ता कितना भी कहे जो मन में है, वोटर आज के दौर में बहुत होशियार हो गया, बहुत अच्छे से तेज़ी से कम्युनिकेशन फैलता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो अपने हिसाब से वोट करता है। कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे, चाहे जातिगत जनगणना का हो, चाहे जो उनकी स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही है राजस्थान में, हिमाचल में या कर्नाटक में, तो एक्चुअली में तो वो उसका उनको बेनिफिट मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जो भी स्कीम से रिलेटेड वादे हैं खास तौर से, तो वहाँ पे ऑलरेडी सरकार चल चुकी है, और जो भी उन्होंने लाडली बहना शुरुआत की है, जो भी आगे उस स्कीम के माध्यम से देंगे। तो प्रश्न कमलनाथ जी ने जो बहुत सही उठाया कि अभी तक 5 साल आपने क्यों नहीं दिया, तो ये सब फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। लेकिन इस हिसाब से दोनों ही राज्यों में मैं बिग विन कांग्रेस की देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही। लेकिन विपक्ष के लोग या बीजेपी के लोग अपने हिसाब से इसको अपने तरह से पढ़ सकते हैं, क्या पता वो सही भी हो। और जो फाइनल डेस्टिनेशन है राजस्थान, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से अब हो गया है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। वोटिंग परसेंटेज, पैटर्न एंड एनालिसिस का। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर।